स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 साइंस चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में। आइए शुरू करते हैं कि हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होती है वो किस टाइप की होती है। हम अपने घरों में पैरेलल सर्किट यूज करते हैं। पैरेलल सर्किट क्यों यूज करते हैं, इसके बारे में जब मैं आपको काइंड्स ऑफ सर्किट्स पढ़ा रहा था उस वक्त बताया था। अगर आप मिस कर गए हैं, प्लेलिस्ट में जाएं, साइंस या क्लास 10 फिजिक्स आप सर्च करें, फिर उसमें जाकर उस वीडियो को सर्च करके आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आप अपने घरों में जो इलेक्ट्रिकल सर्किट हम बनाते हैं वो पैरेलल सर्किट बनाते हैं। कुछ हम सेफ्टी पर्पस के लिए भी काम करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में। वो ये है कि एक हम सेफ्टी डिवाइस यूज करते हैं अपने घरों में, वो है फ्यूज। फ्यूज में एक बहुत ही पतला वायर हम लगाते हैं जिसके थ्रू होते हुए इलेक्ट्रिक करंट हमारे पूरे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट में फ्लो करता है। आपको मैंने हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाया था। जब इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर के थ्रू फ्लो करता है तो वहां पर हीट क्रिएट होता है, हीट जनरेट होता है। और वो हीट का अमाउंट डिपेंड करता है कई सारे बातों पे, जिसमें से एक फैक्टर यह भी होता है कि कितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट उस कंडक्टर के थ्रू, उस वायर के थ्रू होकर के फ्लो कर रहा है। जितना हाई अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, हीटिंग उतनी हाई होती है, और जितने लेस अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, हीटिंग उतनी ही लेस होती है। ड्यू टू एनी रीजन, चाहे वो बाहर से ही हाई सप्लाई आई हुई हो, या फिर हमारे सर्किट के अंदर ओवरलोडिंग हो गया हो, या फिर शॉर्ट सर्किट हो गया हो, ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी वजह से अगर सडनली हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है, ऐसे हालत में हमारी पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक सर्किट डिस्ट्रॉय हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। हमारे जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस यूज हो रहे हैं वो डैमेज हो जाएंगे, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ऐसे में हमको वेरी हेवी लॉस होगा। हो सकता है हमें लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों का लॉस हो। कई बार ऐसा भी होता है कि इसकी वजह से फायर हजार्ड हो जाता है, और इलेक्ट्रिकल फायर हजार्ड पर कंट्रोल करना बहुत टिपिकल होता है, बहुत ही डिफिकल्ट होता है, और उसमें हेवी अमाउंट में लाइफ और प्रॉपर्टी का लॉस होता है। तो उससे हम बचने के लिए ये हम सेफ्टी डिवाइस यूज करते हैं, फ्यूज, जिसके अंदर जो पतला वायर होता है उससे जब हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो उस हीट की वजह से वो वायर मेल्ट हो जाता है और फिर सर्किट ब्रेक हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी पूरी की पूरी जो डोमेस्टिक सर्किट है वो सेफ हो जाती है। हमारे सारे के सारे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स जो इक्विपमेंट्स यूज हुए हैं सर्किट में वो सेफ रह जाते हैं, और हमें किसी तरह का लाइफ और प्रॉपर्टी का लॉस नहीं होता। देन हम सेफ्टी पर्पस से ही कहें या अपने कन्वीनियंस के लिए हम टू काइंड्स ऑफ रेटिंग्स हम यूज करते हैं डोमेस्टिक सर्किट में। एक रेटिंग होती है 5 एम्पियर 220 वोल्ट की, और इससे रिलेटेड जो स्विच बोर्ड होता है हम अपने घरों में अपने रीचेबल हाइट पर लगाते हैं, यानी कि कन्वेंटली जैसे यहाँ बना है इसी हाइट पे या इस हाइट पे या इस हाइट पे, ऐसे कुछ एक हाइट पे लगा होता है, आपके घर में लगा होगा। और दूसरी जो रेटिंग होती है वो ये होती है 15 एम्पियर 220 वोल्ट। ये इसे हम लोग पावर बोर्ड भी कहते हैं, और ये जनरली हमारे और आपके घरों में लोअर लेवल पे लगा होता है, यानी कि दीवार के निचले हिस्से में, नीचे की तरफ, या यूं कहें कि जो आपका फ्लोर है, फर्श है, उससे लगभग 1 हाथ या 1.5 हाथ ऊपर ही उसको लगाया जाता है। उसको ज्यादा हाइट पर नहीं लगाया जाता। वो पावर बोर्ड या पावर स्विच बोर्ड कहलाता है। उसमें इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो करने का जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, वो 15 एम्पियर एंड
220 वोल्ट की रेटिंग होती है। तो ये भी सेफ्टी के लिए या फिर कन्वीनियंस के लिए हम 2 रेटिंग्स बनाते हैं। जो हमारी पहली रेटिंग है 5 एम्पियर 220 वोल्ट, ये होती है नॉर्मल अप्लायंसेस यूज करने के लिए, से फॉर एग्जांपल बल्ब, फैन, ट्यूबलाइट एक्सेट्रा। देन जो हमारा पावर बोर्ड होता है ये हेवी ड्यूटी अप्लायंसेस के लिए होता है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक आयरन, गीजर, हीटर, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर्स, कूलर्स, वॉशिंग मशीन्स, इस तरह के अप्लायंसेस के लिए हम पावर बोर्ड यूज करते हैं, क्योंकि वो हेवी ड्यूटी अप्लायंसेस होते हैं और उनको मच मोर इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत होती है प्रॉपर्ली वर्क करने के लिए। ओके, चलिए अब सेफ्टी पर्पस के लिए और कन्वीनियंस पर्पस के लिए हम डिफरेंट कलर्स ऑफ वायर्स का भी यूज करते हैं अपने डोमेस्टिक सर्किट में। जो लाइव वायर होती है, जिससे कि हम लोग लाइव वायर को पॉजिटिव वायर या फिर फेज वायर भी कहते हैं, यानी कि सोर्स से जो इलेक्ट्रिक करंट लेकर के हमारे डोमेस्टिक सर्किट में आएगा उस वायर को हम लाइव वायर या फिर पॉजिटिव वायर या फेज वायर कहते हैं, और अपने देहाती भाषा में उसको गर्म तार भी कहते हैं। तो उस लाइव वायर या फेज वायर या पॉजिटिव वायर का कलर हम हमेशा रेड लेते हैं, ताकि इजीली आइडेंटिफाई हो जाए यही फेज है। इसी से सोर्स से इलेक्ट्रिक करंट हमारे डोमेस्टिक सर्किट में आया है। ओके, देन दूसरा है रिटर्न वायर। रिटर्न वायर को हम नेगेटिव वायर या न्यूट्रल वायर भी कहते हैं, और अपने देहाती भाषा में इसको ठंडा तार कहते हैं। यानी कि अप्लायंसेस को ऑपरेट करने के बाद जिस वायर से वो इलेक्ट्रिक करंट सोर्स तक फिर वापस जाता है सर्किट को कंप्लीट करने के लिए, उस वाले वायर को हम रिटर्न वायर या फिर नेगेटिव वायर या फिर न्यूट्रल वायर के नाम से पुकारते हैं, जानते हैं। और उसका कलर हम ब्लू या ब्लैक या येलो या व्हाइट कुछ भी ले सकते हैं, एक्सेप्ट रेड एंड ग्रीन। रेड और ग्रीन को छोड़ करके हम किसी भी कलर के वायर को रिटर्न वायर के रूप में यूज कर सकते हैं, और इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि यही रिटर्न वायर है, यही नेगेटिव वायर है, यही ठंडा तार है, यही न्यूट्रल वायर है, ऐसे। ओके, देन तीसरा जो हम वायर यूज करते हैं अपने डोमेस्टिक सर्किट में वो है अर्थ वायर। और अर्थ वायर हम हमेशा ग्रीन कलर का लेते हैं, और ये जो लाइव वायर और रिटर्न वायर है उसकी तुलना में अर्थ वायर का डायमीटर ज्यादा होता है। यानी कि ठेठ भाषा में बात करें तो लाइव वायर और रिटर्न वायर की तुलना में अर्थ वायर थोड़ा ज्यादा मोटा होता है, और उसका कलर हमेशा ऑलवेज हम ग्रीन ही लेते हैं, ताकि ये इजीली आइडेंटिफाई हो जाए। और ये लो रेसिस्टेंस वाला वायर होता है। एक ऐसा वायर होता है जिसका रेसिस्टेंस लो हो, ताकि इसमें से इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को कोई रेस्ट्रिक्शन, कोई अपोजिशन खास ना मिले और इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो करके अर्थ हो जाए, यानी कि ग्राउंड हो जाए। तो ये कहां से करंट को लेकर के आता है? जो भी हमारी हेवी ड्यूटी अप्लायंसेस होते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं जिनमें मेटालिक बॉडी का यूज होता है। और आपको पता है मेटल्स जो होते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो चूंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं मेटल्स, तो बाय एनी चांस ड्यू टू एनी रीजन हो सकता है कि लीकेज करंट उसके बॉडी में आए, और उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को यूज करने वाला जो बंदा है उसको इलेक्ट्रिक करंट का शॉक लगे। हो सकता है धीरे का झटका बड़ा जोर से भी लगे। जैसे कि ये इलेक्ट्रिक आयरन है, ये इलेक्ट्रिक आयरन आप देख सकते हैं, ये भी मेटालिक है, तभी ये हीट को कंडक्ट करेगा, तभी तो आप इसे अपने कपड़े को प्रेस कर पाएंगे। ये जो बॉडी है ये भी मेटालिक है,
है ना। अब अंदर की सर्किट जो बनी हुई है इसकी, हो सकता है वायर में कोई ब्रेकेज हो, कोई वियर हो, कोई टीयर हो, या ड्यू टू एनी रीजन वो वायर इस मेटालिक बॉडी के टच में आ सकता है, तो इस मेटालिक बॉडी में लीकेज करंट आएगा। जो व्यक्ति प्रेस कर रहा है अपने कपड़ों को, एक्सीडेंटली, बाय चांस, बाय मिस्टेक अगर उसका कोई भी बॉडी पार्ट इस मेटालिक पार्ट में टच होता है तो फिर उसको धीरे का झटका बहुत जोर से लगेगा, यानी कि सीवियर इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। और उस सीवियर इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से उसके बॉडी में हो सकता है परमानेंटली कोई डिफॉर्मिटी आ जाए या डेथ भी हो जाए, एनीथिंग में हैपन। तो ऐसे किसी भी एक्सीडेंट या इंसिडेंट से बचने के लिए बेहतर होगा कि इसके लीकेज करंट को हम आउट करें, और उसी के लिए इस अर्थ वायर का हम यूज करते हैं। और ये अर्थ वायर जो होता है, इस तरह के जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस होते हैं जिनमें मेटालिक बॉडी होती है, उनके मेटालिक बॉडी से ही उस वायर को आउट किया जाता है। यानी कि किसी भी सूचना जो इलेक्ट्रिक करंट क्या है मेटालिक बॉडी में, वो इलेक्ट्रिक करंट इस वायर के जरिए अर्थ हो जाए, उसी के लिए इस थर्ड वायर की हमको जरूरत पड़ती है। अब वो थर्ड वायर, इसके जैसे मैंने इलेक्ट्रिक करंट मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, इसके मेटालिक बॉडी से जो वायर निकला हुआ है, यानी कि ग्रीन कलर का जो वायर निकला, मैंने आपको पहले बताया वो थोड़ा मोटा होता है, उसका डायमीटर ज्यादा रखा जाता है ताकि उसका रेसिस्टेंस लो हो, और वो ग्रीन कलर का होता है। तो यहाँ जो हमारा प्लग आप देख रहे हैं, इस प्लग में आप देखिए 3 पिन्स हैं। ये नीचे के जो 2 पिन है ये पतले पतले और छोटे छोटे हैं, इनमें से एक लाइव वायर के लिए और एक रिटर्न वायर के लिए है। यानी कि एक से इलेक्ट्रिक करंट आएगी सोर्स से, जो इस इलेक्ट्रिक प्रेस को हिट करते हुए फिर वापस इसके थ्रू रिटर्न होगी। ये रिटर्न वायर के लिए है और ये लाइव वायर के लिए है। तो ये जो आप ये थर्ड जो पिन देख रहे हैं, जो सबसे ज्यादा लंबा और मोटा है, यही है अर्थ वायर के लिए। यानी कि इसके मेटालिक बॉडी से जो वायर कनेक्ट होकर का ये येलो कलर के, सॉरी ग्रीन कलर की जो आपको दिख नहीं रही इस कोटिंग की वजह से, वो इसी मोटे और लंबे पिन से कनेक्टेड है। अब ये जब आप सॉकेट में लगाएंगे तो फिर उस सॉकेट में भी इसी तरह से इसका जो होल बना होता है वो मोटा और बड़ा होता है, उस वहां से वो फिर आगे कैरी हो जाएगा और लीकेज करंट अर्थ हो जाएगा। ये सेफ्टी के लिए और कन्वीनियंस के लिए हर चीज को ध्यान में रखते हुए ये 3 तरह के हम वायर लेते हैं, और ये कलर्स को भूलना नहीं है। ऐसे ही अपने अपने घरों में या ऑफिस में या कहीं भी डोमेस्टिक सर्किट जो बनानी है या बनवानी है किसी मिस्त्री से, तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ही सर्किट बनवाना है या बनाना है। ओके, देन मैंने आपको अभी चर्चा किया कि किसी भी रीजन से ओवरलोडिंग हो सकता है ना, और उस ओवरलोडिंग की वजह से सादा करंट सर्किट में फ्लो होने लगता है, और फिर उससे फायर हजार्ड हो सकता है, या फिर हमारा अप्लायंसेस डैमेज हो सकता है, हमारी सर्किट डैमेज हो सकती है। तो वो जो ओवरलोडिंग वर्ड मैंने यूज किया था, वो ओवरलोडिंग मतलब लोड बढ़ गया। आप नाम से ही अर्थ समझे, क्या लिखा, ओवरलोडिंग, यानी कि सर्किट में जितना लोड रहना चाहिए उससे ज्यादा लोड उसके ऊपर हो गया। यानी कि जितने अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होना चाहिए था सर्किट में, उससे कई गुना ज्यादा ही अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट सर्किट से फ्लो होने लगा। यानी कि सर्किट के ऊपर इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का लोड बढ़ गया, ओवरलोडिंग हो गई। तो उस ओवरलोडिंग के कई कारण हो सकते हैं। जैसे पहला कारण हो सकता है कि लाइव एंड रिटर्न वायर कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। जो लाइव वायर है और रिटर्न वायर है, ये दोनों वायर आपस में कहीं टच कर रहे हैं, कहीं आपस में सट रहे हैं, और इसको हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट। यानी कि एक लंबा पाथ जो जाना था, यानी कि यहां से फॉर एग्जांपल कि यहां से एक लाइव वायर जा रही है और ये जाकर अप्लायंस को रन करने के बाद फिर ऐसे वो रिटर्न होनी थी लंबा पाथ जाता,
यहीं पे दोनों वायर क्या हो गए, लाइव और रिटर्न वायर आपस में टच हो गया, सट गया किसी भी रीजन से। तो ये सर्किट जो इतनी लंबी थी, अब वो सर्किट क्या हो गई, शॉर्ट हो गई, यानी कि छोटी हो गई, यानी कि सोर्स से इलेक्ट्रिक करंट आया और यही से रिटर्न हो गया, यहां से यही से रिटर्न हो गया वहां जाने के बजाय, यानी कि उसकी सर्किट जो पहले इतनी लंबी थी अब वो छोटी हो गई, इसीलिए इसको हम शॉर्ट सर्किट भी बोलते हैं। तो लोडिंग के एक कारण शॉर्ट सर्किटिंग, शॉर्ट सर्किट होना, शॉर्ट सर्किट का अर्थ हो गया कहीं भी लाइव वायर और रिटर्न वायर का आपस में टच होना, सट जाना, कांटेक्ट में आ जाना। और ऐसी जगह पे आपने देखा होगा जहां भी ये टच होते होंगे, कनेक्ट होते होंगे, ज्वाइन होते होंगे, वहां पर स्पार्किंग होती होगी, चिंगारियां निकलती होंगी, पट पट की आवाज आती होगी, ये शॉर्ट सर्किट की निशानी है। ओके, तो इससे भी ओवरलोडिंग हो जाती है। देन हाई वोल्टेज सप्लाई, यानी कि जो सोर्स है जहां से इलेक्ट्रिक करंट हमारे डोमेस्टिक सर्किट में आ रहा है, वहीं से एक्सीडेंटली ड्यू टू एनी रीजन हाई अमाउंट में वोल्टेज सप्लाई हो रहा है। और आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ओम्स लॉ में पढ़ाया था, है ना। तो वोल्टेज जब हाई होगा तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो भी हाई होगा, उसकी वजह से भी सर्किट में ओवरलोडिंग हो सकता है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का अमाउंट हाई फ्लो कर सकता है। अगला रीजन होता है मल्टी कनेक्शंस टू सिंगल सॉकेट, यानी कि एक ही सॉकेट के अंदर बहुत सारे अप्लायंसेस के प्लग्स ला करके इंसर्ट कर दिए जाते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, ओवरलोडिंग हो जाती है, यानी कि उससे भी बहुत ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉ होने लगता है और ओवरलोडिंग हो जाती है। तो ये सारे रीजंस हैं ओवरलोडिंग के। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमारी सर्किट होती कैसी है। ये बेसिक जानकारी आपको दे दिया, अब यहां पर हम आ जाते हैं। हमारे घरों में क्या होता है कि घर में शुरू में जिधर से हम बाहर से इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई लेते हैं सोर्स से, तो हमारे लिए सोर्स का क्या काम करता है घरों में इलेक्ट्रिक करंट को लेने के लिए, या तो घर के बगल में कोई बिजली का खंभा इलेक्ट्रिक पोल है हम वहां से कनेक्शन लेते हैं, या फिर अंडरग्राउंड जो केबल्स बिछाए गए गवर्नमेंट की तरफ से, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की तरफ से, हम उसमें से कनेक्शन अपने घर में लेकर के आते हैं। और घर के ज्यादातर फ्रंट से ही हम ये कनेक्शन अंदर लेकर के आते हैं। तो जो फ्रंट में स्पेस होता है, चाहे वो हमारा बरामदा हो सकता है, या वो हमारा फ्रंट रूम हो सकता है, या बालकनी हो सकता है, जो भी हो, तो उस फ्रंट वाले जगह पे ही एक बोर्ड लगाया जाता है दीवार पे, ऐसा बोर्ड, इसको हम मेन सप्लाई बोर्ड बोलते हैं। इस मेन सप्लाई बोर्ड में सबसे पहले हम एक फ्यूज लगाते हैं जिसको कि मेन फ्यूज कहते हैं। फ्यूज के बगल में इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगा होता है, जिसको जनरली हम लोग सिर्फ मीटर के नाम से भी पुकारते हैं, ताकि इसमें हम ये रीडिंग ले सकें कि कितने यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी हमने खर्च की है, और उसी के अकॉर्डिंग बिजली का यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल प्रिपेयर होता है। देन उसके बाद होता है मेन स्विच, यानी कि वो स्विच जिसकी मदद से हम अपने पूरे इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इस मेन स्विच को हमने ऑन कर दिया तो पूरी इलेक्ट्रिक सर्किट में, हमारे डोमेस्टिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो जाएगा, और जब अगर हम इसको ऑफ कर देंगे तो पूरे आगे जो हमारे डोमेस्टिक सर्किट बनी हुई है इलेक्ट्रिक सर्किट, उसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो स्टॉप हो जाएगा। इस एक सिंगल पॉइंट से उन सबको कंट्रोल करने के लिए एक यहां पर मेन स्विच होता है। मेन स्विच के बाद यहां पर एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बनाया जाता है। इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में एक बस बार लगाते हैं, ठीक है, और फिर उसके बगल में हमें जितने पार्ट्स बनाने हैं उतने फ्यूजेस भी हम यहां पर लगाते हैं। अलग अलग फ्लोर के लिए एक अलग फ्यूज, या फिर अलग अलग रूम के लिए एक अलग फ्यूज यहां पर हम दे देते हैं, जैसे भी हो। तो वो अपनी सुविधा के अनुसार बिजली मिस्त्री वहां के कन्वीनियंस को देखते हुए उतने नंबर ऑफ फ्यूज यहां पर वो बनाते हैं, और हर फ्यूज से होकर के हर एक के लिए जाता है। ओके, देन यहां पर एक बार उसके लिए भी होता है, रिटर्न के लिए भी, बस बार फ्यूज फेज के लिए
यानी कि मेंस के लिए या यूं कहे लाइव के लिए, पॉजिटिव के लिए था, तो ये है रिटर्न या न्यूट्रल या फिर यूं कहे निगेटिव के लिए। ठीक है, एक बस बात ये भी है। तो इस तरह का एक मेन स्विच, मेन सप्लाई बोर्ड हमारे घर में होता है। इसके बाद हमारे हर कमरे में एक अलग स्विच बोर्ड की सेटिंग होती है और वो भी दोनों रेटिंग वाली होती है, 5 एम्पियर टू 20 वोल्ट वाले भी और 15 एम्पियर टू 20 वोल्ट वाले भी बोर्ड हम लगाते हैं, यानी कि 2 स्विच बोर्ड हम अपने हर रूम में लगाते हैं। तो ऊपर यानी कि जो हमारे रीचेबल है, यानी कि यूं कह कि आई लेवल है या शोल्डर लेवल है, यूं कह सकते हैं, इस लेवल पे जो स्विच बोर्ड लगाया जाता है घरों में, वो होता है 5 एम्पियर और 220 वोल्ट का। और फ्लोर से लगभग 1-1.5 हाथ ऊपर जो स्विच बोर्ड लगाया जाता है वो होता है पावर बोर्ड। इस स्विच बोर्ड में भी हम जितने भी अप्लायंसेस अपने घर में लगा रहते हैं, ट्यूबलाइट है, बल्ब है, फैन है, एसी है, कूलर है, जो भी है, उन सब के लिए सेपरेट स्विचेस होते हैं। पर जो लेस अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट कंज्यूम करने वाले होते हैं, उन्हीं के स्विचेस इस बोर्ड में मिलेंगे, यानी कि 5 एम्पियर टू 20 वोल्ट वाले बोर्ड में मिलेंगे। और जो हेवी ड्यूटी वाले हैं उनके लिए स्विच यहां मिलेंगे पावर बोर्ड में, यानी कि एसी लगा रखा है या कूलर लगा रखा है, हीटर लगा रखा है, तो उसके लिए यहां मिलेंगे पावर बोर्ड में। और फैन है, बल्ब है, ट्यूबलाइट है, ऐसे चीजों के लिए यहां मिलेंगे इस वाले स्विच बोर्ड में। ठीक है जी, तो सबके लिए अलग अलग स्विचेस लगे होते हैं। और कुछ एक्स्ट्रा का भी हम यूज करना पड़ गया तो उसके लिए एक सॉकेट भी छोड़ देते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई है या नहीं है वो पता करने के लिए इंडिकेटर भी लगा होता है। पर सावधानी के लिए ध्यान ये रखना है कि यहां भी जब इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करवाते हैं तो पहले फ्यूज से होकर ही करवाते हैं, यानी कि यहां भी एक फ्यूज लगा होता है। सिमिलरली ये जो पावर बोर्ड है इसमें जितने सॉकेट्स ऐसे लगे रहते हैं, हर सॉकेट के लिए एक स्विच होता है ना, डायरेक्ट सप्लाई नहीं होती है, थ्रू सॉकेट ही सप्लाई दी जाती है। तो जितने भी सॉकेट्स हम यहाँ यूज करते हैं उतने स्विच यूज होते हैं। एक इंडिकेटर भी होता है पता करने के लिए कि यहाँ तक इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है। और यहाँ भी इलेक्ट्रिक करंट की जो हम एंट्री देते हैं वो फ्यूज से होकर के ही देते हैं। इस सेफ्टी के लिए बहुत ही जरूरी है। सिमिलरली जो हमारा मेन सप्लाई बोर्ड था, यहां तक इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है नहीं आ रहा है, इसके लिए भी यहां पर हम इंडिकेटर लगाते हैं। ओके, तो अभी ये हो गया कि कहां कहां स्विच बोर्ड्स हैं और किस टाइप के हैं, कैसे सप्लाई। अब आइए हम पूरे सर्किट को आपको समझाते हैं। हमारे घर के पास कोई एक इलेक्ट्रिक पोल है, बिजली का खंभा है, या फिर अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी की केबल गुजर रही है, वहां से हम अपने घर के लिए कनेक्शन लेते हैं। यानी कि अब उसमें इलेक्ट्रिक पोल पे हम फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा इसमें लाइव वायर है, जिसको हम पॉजिटिव वायर या फेज वायर भी कहते हैं, तो उसमें फेज कौन सा है, या फिर जो केबल अंडरग्राउंड केबल है उसमें कौन सा वायर फेज वायर है, वहां से हम कनेक्शन लेकर के आते हैं। तो हमारे घर के लिए वो लाइव वायर या पॉजिटिव वायर या फेज वायर बनता है। और मैंने आपको बताया कि ये जो हम वायर लेते हैं वो रेड कलर का लेते हैं, और बेटर होता है कि हम कॉपर वायर ही डोमेस्टिक सर्किट में यूज करें। हालांकि कई जगह लोग एल्युमिनियम वायर यूज करते हैं, लेकिन बेटर होता है कॉपर वायर का यूज। ओके, तो ये लाइव वायर जब आता है हमारे मेन सप्लाई बोर्ड में, तो सबसे पहले हम इसको मेन फ्यूज में डालते हैं, ताकि बाहर से एक्सीडेंटली हाई वोल्टेज हाई इलेक्ट्रिक करंट की अगर सप्लाई होती है तो सबसे पहले ये फ्यूज वायर है, ये देखिए फ्यूज के अंदर, ये मैंने बताया ना। तो ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई अगर होगी तो यहाँ पर हीटिंग भी ज्यादा होगी और इस वायर की मेल्टिंग पॉइंट जल्दी ही रीच हो जाएगी और फिर यहां से ये मेल्ट हो जाएगा, यानी कि सर्किट ब्रेक हो जाएगी। एक बार सर्किट ब्रेक हो गई और आगे की सप्लाई स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए
इसको पहले हम फ्यूज से ही गुजारते हैं लाइव वायर को, और यहीं से एक कनेक्शन हम इस इंडिकेटर को भी दे देते हैं। यहीं से फ्यूज से ये कनेक्शन हम यहाँ पर किसको दे दिए, इंडिकेटर को हम दे देते हैं, ताकि हमारा इंडिकेटर इंडिकेट कर सके कि हाँ यहां तक सप्लाई आ रही है, नहीं कि बाहर से सोर्स से सप्लाई हमारे मेन सप्लाई बोर्ड तक तो आ रही है। उसके बाद फ्यूज से जब ये लाइव वायर निकलता है तो इसको हम इलेक्ट्रिसिटी मीटर से गुजारते हैं, ताकि अब ये रीडिंग ले सके कि हम कितना इलेक्ट्रिक करंट कंज्यूम कर रहे हैं, और उसी से हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल प्रिपेयर हो सके। अब इस इलेक्ट्रिसिटी मीटर से जब ये निकलता है लाइव वायर, तो फिर हम इसको भेजते हैं मेन स्विच के पास, जहां से हम अपने पूरे सर्किट को एक साथ एक ही बार में स्विच ऑन या स्विच ऑफ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई को कंट्रोल कर सके। अब जब यहां से लाइव वायर निकलता है मेन स्विच से, तब ये आता है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के इस लाइव वाले बस बार में ये सप्लाई आती है। अब इस बस बार से हम सप्लाई भेजते हैं जितने भी फ्यूजेस लगे होते हैं उन सभी फ्यूजेस में, और फिर उन फ्यूजेस से हम आगे सप्लाई करते हैं। इन फ्यूजेस की जगह अब तो एमसीबी का जमाना है, एमसीबी यूज हो रहा है ना, और वो भी काम फ्यूज का ही करता है, यानी कि वो भी सेफ्टी पर्पज से ही है। बट डिफरेंस दोनों में यही है कि फ्यूज में फ्यूज वायर होता है जो कि ओवर हीटिंग की वजह से मेल्ट होकर के सर्किट को ब्रेक कर देता है, और हमारे डोमेस्टिक सर्किट को या सर्किट में यूज जो भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस है उनको वो सिक्योर रखता है, सेफ रखता है, लाइफ और प्रॉपर्टी के लॉस को होने से बचाता है। और एमसीबी क्या करता है, बस वो गिर जाता है। बहुतों के घर में एमसीबी लगा होगा, वो ऐसे गिर जाता है, कुछ भी होता है तो फिर आप जाकर उसको उठाते हैं, फिर अगर कहीं फॉल्ट है फिर गिरेगा, फिर आप उठाते हैं, कोई फॉल्ट है तो आप फिर गिर जाएगा। इसका अर्थ अब मिस्त्री को बुलाना ही पड़ेगा, फाइंड आउट करना ही पड़ेगा कि पूरे घर के अंदर कहां पर फॉल्ट है, और उस फॉल्ट को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। ओके, तो यही से सप्लाई निकल करके जाती है। यहां पर एग्जांपल के लिए मैंने 3 फ्यूजेस लगा है। से फॉर एग्जांपल कि ये जो फ्यूज है ये डाइनिंग हॉल का है, ये जो फ्यूज है ये सप्लाई जाएगी हमारे घर के वरामदे में, और घर के बाहर लाइटिंग जाएगी, हमारे छत पे लाइट जाएगी, और ये है ये हमारे बेडरूम के लिए है। ऐसा हमने एक एज्यूम कर लिया है, ठीक है जी। तो अब यहां से लाइव वायर हम एक ही दिखा रहे हैं, इन दोनों का नहीं दिखा रहे सर्किट में, अभी सिर्फ इसी का हम दिखा रहे हैं एग्जांपल के लिए। तो यहां से ये लाइव वायर जो निकला ये है हमारे बेडरूम के अंदर। बेडरूम के अंदर ये लाइव वायर है, ये पहले रेटिंग वाले स्विच बोर्ड में है 5 एम्पीयर और 220 वोल्ट वाले में, जो कि हमारे आई लेवल पे या शोल्डर लेवल पे है ना होता है, चेस्ट लेवल पर जो होता है, जहां तक हम इजीली स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हैं उस लेवल पे होता है। दीवार में लगा हुआ है स्विच बोर्ड। यहां हम सबसे पहले इसमें भी फ्यूज में ही इस लाइव वायर को देते हैं, और फ्यूज से होते हुए फिर ये डिस्ट्रीब्यूट होता है हर स्विच के लिए, जो स्विच डिफरेंट अप्लायंसेस के लिए बने होते हैं, कोई बल्ब के लिए, कोई ट्यूब के लिए, कोई फैन के लिए, इस तरीके से। तो उन स्विचेस को ये लाइव वायर की सप्लाई जाती है, और फिर स्विच से होते हुए है ना वो सप्लाई जो सॉकेट के लिए स्विच है वो फिर सॉकेट में लाइव वायर की सप्लाई जाएगी, जो बल्ब के लिए है वो बल्ब में जाएगी, जो फैन के लिए है वहां से फैन में जाएगी। हमने यहाँ पर एज्यूम किया ये स्विच एक फैन के लिए है, तो यहां से जो ये लाइव वायर आया अब इस स्विच से निकलते हुए आ गया इस फैन में। ये स्विच हमने मान लिया एज्यूम कर लिया कि बल्ब के लिए, तो यहां से लाइव वायर निकल करके आ गया बल्ब में, और ये स्विच हमने मान लिया सॉकेट के लिए, यहां से लाइव वायर निकल करके आ गया इस सॉकेट में। एक कनेक्शन हम लाइव वायर का इंडिकेटर को भी दे देते हैं, ताकि इंडिकेटर ग्लो करता रहे और हमें पता चलता रहे कि हमारे रूम में बाहर से इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई आ रही है। ओके, अब यही से इस लाइव वायर के कनेक्शन अब आगे लेकर के नीचे आ जाते हैं हम पावर बोर्ड के लिए। पावर बोर्ड में भी एक बार फिर से हम फ्यूज में ही कनेक्शन देते हैं, और फ्यूज से निकलने के बाद कनेक्शन हम देते हैं स्विच को, और फिर स्विच से सॉकेट को कनेक्शन देते हैं। यही से इसे फ्यूज होते हुए एक लाइव वायर की कनेक्शन हम इंडिकेटर को दे देते हैं, ताकि हमारा इंडिकेटर भी ग्लो करता रहे और पता चलता रहे
कि हमारे कमरे के पावर बोर्ड में भी इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई हो रही है। अब इन सभी जगहों से रिटर्न वायर निकलेंगे। इस सॉकेट से रिटर्न वायर है और ये रिटर्न वायर आ जाता है, फिर इस इंडिकेटर से भी एक रिटर्न वायर आएगा, सब आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। इस बल्ब में जो लाइव वायर गया था आप देख सकते हैं, यहां से ये कनेक्टिंग रॉड होते हुए आएगा बल्ब के फिलामेंट में, फिलामेंट ग्लो करेगा यानी कि बल्ब ग्लो करेगा, आपको लाइट मिलेगी और फिर यहां से इलेक्ट्रिक करंट ऐसे रिटर्न आएगा। ये रिटर्न वायर है और इस रिटर्न वायर से होते हुए इलेक्ट्रिक करंट रिटर्न आएगा। ओके, देन उसी तरह से ये जो लाइव वायर गया हुआ था यानी कि इलेक्ट्रिक करंट गया फैन में, फैन को रोटेट किया, रोटेट करने के बाद अभी इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर रिटर्न हो रहा है रिटर्न वायर के थ्रू। ये ब्लू कलर से हमने आपको दिखाया, रेड कलर से हमने लाइव वायर दिखाया, ब्लू कलर से रिटर्न वायर दिखाया इस सर्किट में। अब ये यहां आ गया। ओके, उसी तरीके से इंडिकेटर से भी आएगा रिटर्न वायर, वो भी यहां करके कनेक्ट हो गया। सारे के सारे रिटर्न वायर अब एक जगह फिर से कनेक्टेड हो गए और फिर यहां से ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के इस बस बार में आ गया, जो हर जगह से रिटर्न वायर को यहां वापस ला करके कनेक्ट करता है। और यहां से डिस्ट्रीब्यूशन के इस वाले बस बार से जो रिटर्न वायर से कनेक्टेड है, वहां से एक रिटर्न वायर आएगा और हमारा जो मेन सप्लाई बोर्ड है उससे बाईपास होते हुए ये फिर चला जाएगा वहीं पर जो घर के बगल में इलेक्ट्रिक खंबा है जहां से हमने कनेक्शन लिया था, उसके रिटर्न या न्यूट्रल वायर में जाकर के कनेक्ट होगा, नेगेटिव वायर में कनेक्ट हो जाएगा, या फिर जो घर के पास से जो अंडरग्राउंड केबल जा रही है उसमें जाकर के ये कनेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया लाइव वायर और न्यूट्रल वायर की बात, रिटर्न वायर की बात। अब हम बात करते हैं अर्थ वायर की बात। अर्थ वायर, अब यहां से ये पावर बोर्ड का ये जो सॉकेट है यहां से निकलेगा, यही वो मोटा वाला होल है जिसमें ये बड़ा वाला पिन जाएगा, जो आपको ये मैं अभी दिखा रहा था, ये इसी के लिए ये ऐसे इंसर्ट होगा तो उसमें जाएगा। तो यही है ना अर्थ वायर के लिए। तो ये अर्थ वायर यहां से निकली और मैंने बताया था ऑलवेज ग्रीन कलर का था, तो यहां भी मैंने ग्रीन कलर से शो किया है। अर्थ वायर यहां से आया, आगे यहां से यहां एक सॉकेट है, यहां से भी अर्थ वायर आकर इसमें कनेक्ट हो गया, ये दोनों कलेक्ट हो गए, दोनों करंट यहां कलेक्ट हो जाएंगे और यहां से कनेक्शन आ गया आपको धीरे धीरे और हमारे मेन सप्लाई बोर्ड में बाईपास होते हुए ये बाहर आया और घर के बगल में इस वायर को हम अर्थ करते हैं, यानी कि ये अर्थ वायर अंदर आएगा, इससे एक मेटल प्लेट कनेक्टेड होता है और उस मेटल प्लेट को हम डीप इनसाइड सॉइल यानी कि मिट्टी में कुछ गहराई तक, है ना, इसको ले जाकर के प्लेस करते हैं अर्थ में। इसको हम कहते हैं अर्थिंग, यानी कि अर्थिंग हो गई, यानी कि जो भी लीकेज करंट होता है वो इसी अर्थ वायर से होते हुए डायरेक्ट अर्थ हो जाता है और फिर हम सेफ रह जाते हैं। इसीलिए इस अर्थ वायर की और अर्थिंग की जरूरत होती है। तो इस तरीके से हमारा डोमेस्टिक सर्किट होता है। मैं समझता हूं कि मैं जो कुछ भी आपको पढ़ाने समझाने के लिए कोशिश किया हूं वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट या कंफ्यूजन आपको रह गया या कहीं भी कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझे जरूर जरूर बताएं, मैं आपके डाउट और कंफ्यूजन को क्लियरफाई जरूर जरूर करूंगा।